आज पहली बार अपन मुखातिब हो रहे हैं एक दूसरे से, तो सबसे पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपका अभी इनिशियली राजस्थान इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपने आरएएस को अपने करियर के रूप में बनाने की सोची है, उस राह पर आपने अपने आप को, उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करने की ठानी है, और आप सब लोग एक ऐसे योद्धा के रूप में उभरो जो केवल आरएस की एग्जाम को ही फाइट नहीं करें, जीवन में भी एक सफल नागरिक के रूप में आप आगे उन्नति करें, आप आगे बढ़ें। तो उसी डायरेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी अपना जो सफ़र रहेगा आरएस एग्जामिनेशन के फाइनल स्टेज तक, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक, तो उसमें मैं सिर्फ आपको केवल सब्जेक्ट के डेफिनेशन लिखवाना, डेटा लिखवाना वो नहीं करूँगा। बाकी एज ए गाइड मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा, उसके बाद में आपको एक पाथ भी दिखाऊंगा कि आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो एज ए मेंटोर मैं आपके लिए, आपके बैच के लिए मैं काम करूँगा। ठीक है, तो कोई भी आपको दिक्कत हो उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आपका डाउट कैसा भी आपको लग रहा हो कि यार ये डाउट क्या पूछना है, उसके लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ क्लास में पूछो, फ्रीली पूछो, मतलब अपने आप को फ्री फील करो। ठीक है, और क्लास जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी उतना ज़्यादा इनपुट्स आएंगे, उतना ज़्यादा मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटा सा संक्षेप में बता दूं। मेरा नाम रजत शेरोन है और मैं झुंझुनू ज़िले का एक छोटा सा गांव है रायपुर चिड़ावा के पास, उसका निवासी हूं। और मैंने मेरी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा डूनलोद, झुंझुनू के अंदर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से प्राप्त की है। उसके बाद में मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी जोधपुर से, और वहाँ से मैं 2016 में पास आउट हुआ। और उसके बाद में मैंने कोयला मंत्रालय के अंदर एज ए उप प्रबंधक, डेप्यूटी मैनेजर की एक पोस्ट होती है, उस पर लगभग 8 साल काम किया। तो हमारी ट्रेनिंग अभी 27 तारीख को स्टार्ट हुई थी पिछले महीने, और 26 तारीख तक मैं भारत सरकार में कार्यरत था कॉलेज से पास आउट होते ही। और अभी मैं ओटीएस में हूँ, जो जहाँ आप सब लोग जाने का सपना देखते हो। वाकई एक खूबसूरत जगह है, सफ़र बहुत खूबसूरत रहा। देखो, संघर्ष किसी की बपोती नहीं है। आप और हम सब जो भी इस क्लासरूम में बैठे हैं, इस क्लासरूम के इर्द गिर्द हैं, सबका संघर्ष मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, हम सब कोई अंबानी, टाटा, बिरला की परिवार से है नहीं, सबका एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। किसी का 1% ज़्यादा है, किसी का 1% कम है, लेकिन वी आर एट, सब लोग हम एक सेम लेवल पे ही होते हैं। किसी को शिक्षा में कुछ दिक्कत आती है, किसी को पारिवारिक रूप से कुछ दिक्कत आती है, किसी को डिस्टेंस के कारण कुछ दिक्कत आती है, किसी को उम्र के कारण दिक्कत आती है। तो ये पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ है। एंड आप कैसे इंसान बनते हो, इन परिस्थितियों से कैसे आप लड़ते हो, कैसे उभरते हो, वही एक्चुअली आपको जीना सिखाता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम केवल ये नहीं है कि आप आंसर लिख के आ गए और आपके मार्क्स आ गए। ये एग्ज़ाम ये भी जज करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कोई भी सब्जेक्ट को लेके, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आपके एथिक्स कैसे हैं, आपके वैल्यू सिस्टम कैसा है। और ये सारी चीज़ें केवल थ्योरेटिकल पढ़ने से नहीं आती, मतलब आपके जो भाव हैं, क्योंकि आपको 3 घंटे का पेपर दिया जाएगा। 3 घंटे में फॉर एग्जाम्पल एथिक्स की बात करें, आप कुछ लिखना चाह रहे हो, आप रोज़ झूठ बोलते हो, रोज़ रिश्वत देते हो, तो उसमें उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ बनावटी लिख पाओ। ठीक है, तो जिस दिन आप आरएस की तैयारी स्टार्ट करते हो, उसी दिन से अपने आप को आरएस अधिकारी मान के चलो कि आज से हम आरएस अधिकारी ही हैं। तो उससे क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो गुण इनकलकेट हो जाएंगे। और किसी मूवी का डायलॉग भी है ना, किसी चीज़ को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में मतलब जुड़ जाती है। तो अपने आप को फील करोगे, अपने आप के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। भाई, अपने को सामने रोड है, रोड क्रॉस करनी है, एक आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चाहे सारी गाड़ियां रुक जाएं फिर भी वो आसानी से रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक आदमी कॉन्फिडेंट है, पूरा ट्रैफिक चल रहा है, फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस के कारण रोड क्रॉस कर लेगा। लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कोई अधिकारी बन भी जाते हो फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भी क्या फायदा। ठीक है, फील्ड के अंदर आपको 5000 की भीड़ खड़ी है, भीड़ मारने और मरने पे उतारू है, आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आप कैसे अधिकारी बनोगे। तो उससे अच्छा फिर अपन कुछ और पैसा अपनाएं। तो उसके बाद में मैं नागपुर पोस्टिंग हो गई मेरी, अच्छी खासी नौकरी थी, यहाँ से ज़्यादा पैसे मेरे को मिल रहे थे। लेकिन एक सामाजिक प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को लुभाती है, स्पेशली जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको पता होगा कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई कुछ एसडीएम कलेक्टर होता है जो कुछ होता है वो, बाकी सब तो कोई काम की चीज़ नहीं है, तुम वहाँ चाहे कुछ भी कर, हमें क्या पता। उसी से एक मोटिवेशन आता है। दूसरा, भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के कितने लोग हो, गाँव से आए हो, शहरों में भी यही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तो उसके बाद में एक मोटिवेशन आया कि भाई हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने मेरी तैयारी स्टार्ट की। फिर मैं दौलत सर के संपर्क में आया, तो मैंने कहा सर मैं इतना दूर हूँ आपसे, और मेरे कोई सीनियर थे, उन्होंने दौलत सर के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप दौलत सर से बात करो। तो 2018 वाला अटेम्प्ट जो था आरएस का वो मैंने दिया। उसके अंदर कुछ कमियां रही, और हालांकि मैंने तीनों स्टेज क्लियर किए। मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैंने कभी पॉलिटिकल साइंस और ये सब मैंने 10वीं के बाद में कभी पढ़ी नहीं ये सारी किताबें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आरपीएससी का जो आरएस का सिलेबस है वो केवल एक एग्जाम का सिलेबस नहीं है। एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इस भारत देश के नागरिक होने के नाते वो सारी चीज़ें एक व्यक्ति को, एक जागरूक जो नागरिक है उसको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, हमारे मुख्यमंत्री कैसे फंक्शन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कैसे फंक्शन करते हैं, एक कॉलिजन गवर्नमेंट जो होती है, मिलीजुली सरकार, वो कैसे काम करती है, विधानसभा के अंदर बहुमत कैसे पास किया जाता है, कोई भी संविधान के अंदर संशोधन है वो कैसे किया जाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, भारत के दूसरे विदेशों से संबंध कैसे हैं। तो एक तरीके से बहुत होलिस्टिक सिलेबस आपके सामने रखा जाता है। तो मैं चूंकि इसमें इंटरेस्टेड था कि सबसे पहले कोई भी एग्जाम या कोई भी चीज़ आप देखते हो तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, सिलेबस चेक करना चाहिए। भाई ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी, तो वो सिलेबस ही देख के पता चलेगी आपको। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो वो सिलेबस देखा तो मैंने कहा, मतलब अंदर से एक आवाज़ आई, या फिर कैसे मान लो कि आई कैन डू इट, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। ये आपके अंदर ये जो शब्द है, मतलब ये जो धारणा है, ये इनकलकेट होना बहुत जरूरी है कि वेदर आई कैन डू इट और वेदर आई कांट डू इट। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लो कि अगर आरएस बनना है तो सबसे पहले ये मन के अंदर बिठाओ कि मैं आरएस अधिकारी हूं और मैं ये एग्जाम फाइट कर सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने 2018 अटेम्प्ट दिया, सर से जुड़ा, तो मैंने जैसे सर ने बताया कि आंसर राइटिंग, तो मैं नागपुर से भेजता था सर को, थोड़े दिन में सर के साथ रहा, छुट्टी लेके आया, छुट्टी लिमिटेड होती है। तो इस एग्जाम में बहुत सारी और भी व्यवधान आते हैं, जैसे कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी, कई बार कुछ और अफवाहें सुनोगे, ये पार्ट एंड पार्शियल ऑफ एग्जाम है। देखो 98% जो इस एग्जाम का जो कंटेंट है वो आपकी सोली आपकी हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन, आप कितना दम लगाते हो, कितनी मेहनत करते हो और कितना पैशन रखते हो, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो केवल 2% रोल प्ले करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अपने हाथ में क्या चीज है, अपने हाथ में क्या चीज है, मेहनत करना। ठीक है, नींद आ रही है आपको? अच्छा, तो अपने हाथ में केवल एक ही चीज है, मेहनत करना, और उसमें कसर मत छोड़ना। फिर आप कोई भी बहाना नहीं कर पाओगे कि भाई इस चीज के कारण मैं पीछे रहा या इस चीज के कारण मैं पीछे रहा। तो 2018 का फाइनल रिजल्ट आया, तो हमारे वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कोल में क्या होता था, सुबह सुबह रिपोर्टिंग होती थी मंत्रालय से कि भाई आज का क्या पोजीशन है, आज का क्या पोजीशन है। वो सबसे इरिटेटिंग पार्ट टाइप होता था कि, तो मैं मन ही मन सोच रहा था आज तो रिजल्ट आएगा शाम को, अमन तो एसडीएम बनने वाले हैं, आज जितना बॉस को डांटना है डांट लो भाई, कल से तो अपन राजा हैं फिर राजस्थान के। अनफॉर्चुनेटली मतलब उस एग्जाम में मेरी जो रैंक आई वो फाइनल रैंक आई 726। अब ये एक ऐसा फेज होता है, 726 रैंक भी आ गई, अब वो आई और नहीं आई दोनों बराबर ही थे, क्योंकि आप देखोगे कि 1000 के आसपास सीट होती हैं, तो उसमें जो सर्विस एलोकेशन होता है वो अराउंड मतलब 700 के आसपास ही लोगों को होता है रैंक में, मतलब। तो अब लोग बधाई भी दे रहे हैं कि भाई बहुत बधाई हो, आपका आरएस में सिलेक्शन हो गया। दूसरी तरफ मैं देखूँ कि पोस्ट क्या मिलेगी, पोस्ट तो कुछ मिल नहीं रही। तो वो जो फेज है वो आपको एक स्वयं का मूल्यांकन करने का समय देता है कि भाई क्या कमी रह गई, या मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब आप भी कोई एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपकी 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद में आप 5-6 घंटे आगे लगातार पढ़ रहे हो, पर डे का यही रूटीन है आपका, और ये पिछले आप 3 साल तक लगातार कर रहे हो, क्योंकि 2018 की एग्जाम हुई, उसका रिजल्ट आया जुलाई 2021 में। ठीक है, तो 3 साल मोटा मोटी समय लग ही गया इसमें। तो उस दिन फिर ये फाइनली मतलब मैंने मेडिकल कॉल भी नहीं हुआ, और अगर होता तो भी मैं वो सर्विस मतलब जो मिलने वाली थी वो मैं नहीं लेने की इच्छुक था। तो फिर मैंने वापस एक बार अपने हथियार उठाए, और फॉर्चुनेटली अगले ही महीने से ये जो आरएस 2021 की जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो गई। तो 2021 की वैकेंसी, तो पिछले जो 17 नवंबर 2023 का जो दिन है उससे पहले मैं आपकी साइड ही था। ठीक है, आप जैसे सामान्य लोग हो वैसे ही मैं सामान्य था। और उस दिन क्या है, साधारण होता है कि एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो देखो कई बार ये होता है कि आपके अंदर एक
सिक्स सेंस बता देता है कि आप मतलब सक्सेस की तरफ हो या अनसक्सेस की तरफ हो। ये मैच्योरिटी वाली बात है। तो मेरे को लग रहा था मतलब ठीक है, पेपर्स वगैरह अच्छे हुए हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, तो मतलब टॉप 100 में अपन आ जाएंगे कंफर्टेबली। और फॉर्चुनेटली मतलब आई वाज लकी कि मतलब 28वीं पोजीशन मेरे को मिली। तो वो दिन एक ऐसा दिन हो गया कि उसके बाद में जो साधारण है वो असाधारण हो जाता है, जो सामान्य है वो विशिष्ट हो जाता है। भाई आदमी तो मैं वही हूँ, वही खाल है, वही खून है, लेकिन अब वो लोगों की नज़रें बदल गई, आपकी जो समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है वो अलग हो गई, आपके पूरे परिवार। देखो जैसे कोई आदमी आरपीएस बनता है, डीवाईएसपी बनता है, तो सिर्फ वो डीवाईएसपी नहीं बनता, उसका पूरा परिवार ही डीवाईएसपी बनता है। ठीक है, तुम्हारे दूर दूर का कोई होगा, मामा भी कोई पुलिस में होगा तो तुम बोलोगे मेरे मामा जी पुलिस में हैं। तो ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें मोटिवेशन कोई बाहर से मिलेगा या कोई किताब पढ़ने से मिलेगा, ये मोटिवेशन खुद के अंदर का है। ठीक है, तुम अपने घर वालों को कैसे प्राउड फील करवा सकते हो भाई, और तो क्या आप पानीपत का युद्ध तो लड़ोगे नहीं, ठीक है, जो है ये किताबों से ही करोगे या फिर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में करते हो तो अभी तक कर चुके होते। ठीक है, तो इसलिए अपने को मेहनत करनी है खूब। ठीक है, और मेहनत करने से जी मत कतराना। देखो बहुत बार होगा अपन किताब खोलेंगे, रोज रोज वही काम करने में मन थोड़ा सा विचलित होता है, कोई भी आदमी हो। या कई बार क्या होता है कि अपन जिस सब्जेक्ट में वीक होते हैं ना वो उठाने का मन नहीं करता, ये नेचुरल फिनोमिना है। और इस टाइप की तुम्हारी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है तुम आगे मेरे से शेयर करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे रास्ता होता है। एक इनर्शिया करके एक टर्म होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो कोई भी चीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये अभी रेस्ट की पोजीशन में है, इसको थोड़ा धक्का मारने में जोर आएगा। ठीक है, आप भी शुरू में जब किताब खोलोगे तो आपको जोर आएगा, एक बार आप रूटीन बना लोगे। साइंस ये बोलता है कि कोई भी चीज की हैबिट बनाने में 21 दिन का समय लगता है। आप 21 दिन तक कोई काम कर लो तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आपको कोई नौकरी में जाना नहीं है, कोई घर का काम करना नहीं है, आपको तो खाली पढ़ना ही तो है, पढ़ने के लिए भेजा है, खूब खर्चा लग रहा है यहाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लकी हो कि आपको इस स्टेज पे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, और आप अगर इस स्टेज में प्रिपेयर कर लेते हो, पहले अटेम्प्ट में आप बढ़िया आरएस निकाल लेते हो, तो आराम से आप आईएएस में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जाओगे। और खुद के गृह राज्य के अंदर सेवा करना अपने आप में एक वो है। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब मेरा अरुणाचल प्रदेश कैडर में मैं आईएएस होता तो कौन पूछता, लेकिन आप राजस्थान में होके काम कर रहे हो तो वो अपने आप में एक सौभाग्य होता है। समझ में आ रही बात? सेंस बन रहा है ना बातों का? अब ये बताओ कि कितने लोग हिंदी मीडियम से हो? अच्छा, कोई इंग्लिश मीडियम से है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, घबराने वाली बात थोड़ी यार, माइनॉरिटी में है तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी ये बात बताओ कि कितने लोगों की ग्रेजुएशन हो गई? अच्छा, 5 लोगों की ग्रेजुएशन हो गई। अच्छा, कितने लोग अभी हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? अच्छा, सेकेंड ईयर में? थर्ड ईयर में? अच्छा, और आर्ट्स से कौन कौन है? अच्छा, और बाकी कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है कोई? अच्छा, चलो देखो, इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है कि पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पढ़ना क्या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इकोनॉमिक्स में मैं पीएचडी होल्डर नहीं हूं, ठीक है, या जो भी सब्जेक्ट मेरे को दिया जाएगा उसमें मैं पीएचडी होल्डर नहीं हूं, बट मुझे पता है कि इसमें पढ़ना क्या है। तो जो ये सिलेबस है ना वो समुंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डेप्थ नहीं चाहिए, कितना डेप्थ तक जाना है ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये स्प्रेडनेस। मतलब इकोनॉमिक्स में आप जीडीपी कैलकुलेशन के मास्टर हो पूरे भारत में, उसका सवाल आएगा एक। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स के सारे टर्म्स थोड़े थोड़े पता है, जीडीपी क्या होती है, बैंकिंग क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो पहली जो आरएस की जो चीज है कि व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात यह कि कोई भी टॉपिक आए ना उसमें पीएचडी करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ऐसे इतना बड़ा अपना सिलेबस है, 16 सब्जेक्ट है अपने सिलेबस में। ठीक है, अगर सब में पीएचडी करने बैठ गए तो फिर तो 5-6 साल तो अपने को इसमें लग जाएंगे सिलेबस कवर करने में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपन क्या चीज पढ़नी है वो जाने। ठीक है, तो आप लोगों में से राजस्थान यूनिवर्सिटी से कौन कर रहा है ग्रेजुएशन? मतलब कौन कौन सी कॉलेजेस से हो आप बताओ मैडम।
अच्छा, आपकी होगी ग्रेजुएशन है ना? कौन से इसी साल हुई है? अच्छा, क्या नाम आपका? रुखसाना, ओके। मैडम आपका? अच्छा अच्छा, नाम क्या आपका? आपका भी हो गया ग्रेजुएशन है ना? आपका मैडम? अच्छा, मानसरोवर, हाँ। हाँ, महारानी कॉलेज। कौन से कॉलेज? टारगेट कॉलेज। स्नेहा? और कहाँ से? अच्छा, MDU? अच्छा, अजमेर, हाँ हाँ। हरिओम। हम्म। अच्छा अच्छा। अलवर? क्या नाम है? नहीं, ये आगे। हाँ, बताओ भाई। चलो, थोड़ा थोड़ा खुश होके बैठो, ऐसे मुरझाए मुरझाए मत बैठो यार। थोड़ा मोटिवेशन आना चाहिए। ये सिलेबस की एक PDF है, वो उस पे पैनल में रखनी है। मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। सिलेबस वाली फाइल है कोई भी। ये डाल दो। मैं आपको भेज दूँ? व्हाट्सएप पे भेज दूँ? आपको जहाँ लगे कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आप फ्रेंकली बता देना, ठीक है? लेकिन ये है कि क्लास में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आपको ये जो सब्जेक्ट जो अपन ले रहे हैं इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? थोड़ा सा अटेंटिव रहने की कोशिश करो, अपनी तरफ से 100% दो। दूसरा, मैं पहले ही बता दूंगा कि अगले दिन क्या टॉपिक होने वाला है, तो आप एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ के आ जाना। उससे क्या है कि आप और इंटरेक्टिव हो गए। ये आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कर लेना, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं कल GDP पढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा सा GDP के बारे में देख के आ जाना। तो उससे क्या है कि आप जगे हुए रहोगे, ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? इतना कर लोगे? सब लोग कर लोगे ना? ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम की रूपरेखा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? और मतलब ये इस तरीके से समझो कि ये एक हवाई यात्रा है, ठीक है? देवी और सज्जनों, इस हवाई यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं इस यात्रा में आपका पायलट हूँ। हम ये दूरी जो इकोनॉमिक वाला पोर्शन है, ये अराउंड मतलब 30 से क्लासेस होंगी इसकी टोटल, है ना? इसमें पूरा कवर कर लेंगे। तो अपने एग्जाम में 3 फेज होते हैं, ठीक है? ये आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। प्री, मेंस और इंटरव्यू। और अभी जैसा आपने हर सेमिनार में और हर जगह सुना होगा कि आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग का कोई शुभ मुहूर्त नहीं आता कि मतलब अपन को कोई पंडित जी बताएंगे भाई फलाने तारीख से 4 महीने बाद में आप चालू कर देना। आंसर राइटिंग जो है ना, आप पहले दिन से चालू कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको विद्वान होने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, आंसर राइटिंग कैसे चालू करें? तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपनी जो टोटल क्लास होगी वो अराउंड 1.25 घंटे की है,
तो लास्ट के जो 15 मिनट है ना अपन आंसर राइटिंग को डेडिकेट करेंगे, ठीक है। और आप मैनेजमेंट से और रिक्वेस्ट करना कि भाई अलग से अगर आंसर राइटिंग के अपने सेशन होंगे ना तो और बेनिफिशियल होंगे डेडिकेटेडली। देखो इस एग्जाम में जितने लोग हो आप सब लोग, अपन जितने भी लोग हैं सब इक्विवेलेंट लेवल पे ही होते हैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। डिफरेंस है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। मेंस में आपकी जो मेनली जो बुकलेट है वो जाती है उसके पास, आंसर शीट उसके पास जाती है, तो वो आंसर शीट आपके बिहाफ पे बोलती है कि इस कैंडिडेट के अंदर पोटेंशियल है या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज से ध्यान रखना, मतलब अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, ठीक है। तो नेगेटिविटी से कैसे बचाओगे, जैसे आप गए होगे, आपके पीछे से बोल रहे होंगे मोहल्ले वाले, गया है बड़ा आरएस बनने, देखते हैं क्या आरएस बन के आएगा, यहीं आएगा, इसमें कौन सी हिम्मत है। ये सब नेगेटिविटी से अपने को बच के रहना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को समुद्र की तरह रखना है, समझ रहे हो। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार समुद्र होता है, ठीक है, सब समझते हो, ओशियन, ठीक है, समझते हो यार, कौन सा, तुम यहीं के तो हो। तो समंदर के पास एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी चप्पल निकाल के घूम रहा होता है, इतने में एक लहर आती है और वो लहर उस चप्पल को बहा के ले जाती है। तो वो बच्चा लिखता है कि समंदर चोर है, ठीक है। वहीं एक मछुआरा होता है, वो आता है, तो वो मछलियाँ पकड़ता है, अपनी दैनिक जो अर्जन है जीविका का वो करता है। तो वो लिखता है कि समुंदर दाता है, समुंदर दानी है। फिर एक बूढ़ी औरत आती है, उसका बेटा समुंदर की लहरों में कभी बह गया होता है, तो वो लिखती है कि समंदर जो है वो हत्यारा है, ठीक है। फिर एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, कमर झुकी हुई है, वॉक कर रहे हैं, गरीब से हैं, उनको एक सीप के अंदर एक मोती दिखता है, वो मोती कलेक्ट कर लेते हैं, उनका बुढ़ापा सुकून से निकलता है। तो वो लिखते हैं कि समंदर महादानी है, ठीक है। अब समंदर के अंदर एक बड़ी लहर उठती है और वो लहर इन सारी बातों को साफ करते हुए ले जाती है। यानी समंदर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई चोर कहें, उसको कोई हत्यारा कहें, उसको महादानी कहें, उसको दानी कहें, इस सिचुएशन को बोलते हैं स्थिति प्रज्ञ। लेकिन ये चीज एक दिन में नहीं आती। मैं आपको बोलूँगी आज से कान बंद कर लेना, ये कर लेना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस है। बट एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो और एज ए कैंडिडेट जो आरएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये चीज अपने अंदर इनकलकेट कर लेना। इससे फायदा होगा, फायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी नेगेटिव चीजों को लड़ने में वेस्ट नहीं होगी। भाई आपको किसी को जवाब नहीं देना कि मैं बनूंगा और नहीं बनूंगा और भगत सिंह की तरह छाती ठोको, अपने को बन के दिखाना है, ठीक है। तो आपकी जो सफलता है वो आपके लिए बोलनी चाहिए, ठीक है। तो 3 लेवल की अपनी एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। देखो प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो एक क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है, यानी इसमें अपने को मेरिट में आने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है, क्वालिफाई करना है, मतलब समझ में आ रही है ना, राइटिंग समझ में आ रही है, पीछे तक एलिजिबल है, हाँ। तो इसमें अपने को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आपको कट ऑफ के उस साइड होना है, ठीक है। जितने भी फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है, उसमें से अराउंड कभी 15,000 ले लेते हैं, कभी 13,000 ले लेते हैं, इतने लोग आते हैं। और जो एक्चुअल में जो कंपटीशन है, जो लोग सीरियसली इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं, वो यही लोग हैं जो मेंस लिखते हैं, ठीक है। केवल कुछ लोग जो टीचर होते हैं ना, जो टीचर वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो 1,000-2,000 लोग और आ जाते हैं बस इसमें, बाकी जो सीरियस वाले कैंडिडेट हैं वही पास हो पाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें क्वालिफाई करना है। अब आज तक जितनी भी कट ऑफ जितनी बार भी गई है, मतलब 50% से ज्यादा कभी नहीं गई, मतलब हाईएस्ट जो गई है वो 50% मान के चलो आप, तो 50% से ज्यादा कभी कट ऑफ नहीं गई। बाकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो तो और नीचे जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना सब लोग। तो मैक्सिमम ये 200 नंबर का पेपर है, तो अपने को नंबर कितने लाने हैं इसमें, 100 नंबर लाने, 50% है, एग्जाम इजी है, मतलब 200 में से 100 नंबर लाने तो आसान है ना। अब इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो टॉपिक अपन करने वाले हैं मैं बताऊंगा कि कैसे रोल है, ठीक है। इस एग्जाम से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो बताओ, प्रीलिम्स अपन आगे बढ़े। ये इतनी बार आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें ना। इसका एकमात्र जो सटीक इलाज है वो है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और इसमें थोड़ा सा जो है ना, मतलब आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा याद क्या रखना है, तो अपने पास लिमिटेड ब्रेन है, तो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, एकदम लिमिटेड चीज़ें, और उनको अपन कॉमन सेंस से याद करेंगे, ठीक है। भाई मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कोई रैंडम नंबर है ये 1269.12, ये याद रखना नहीं। अपन कुछ
फॉर्मूले देखेंगे, उनके बिहाफ पर ही अपन इनको याद करेंगे, है ना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी जो स्टेज आती है वो सबसे क्रूशियल स्टेज है। अब यहां से तो ये एक गेट था आरपीएससी का, उसके अंदर आप लोगों की एंट्री हो गई, ठीक है। अब यहां से क्वालिफाइंग नेचर चालू हो गया, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये तो है 800 मार्क्स का, कितने नंबर का है, 800 मार्क्स का। ये जो पोर्शन है वो है 100 मार्क्स का। अब किसका वेटेज ज्यादा हुआ, मेंस का, 8 गुना ज्यादा हो गया। और ये जो है ये पूरा ओपेक काम है, मतलब पूरा इंडिपेंडेंट है, मतलब आपके सामने कोई इंटरफेस नहीं होगा, आपके पास आप हो, आपका पेन है, आपकी नोटबुक है, और आपको लिख के अपने ज्ञान का, अपने कौशल का, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका प्रदर्शन करना है, ठीक है। इसमें कोई आपको जज नहीं करेगा, आदमी दिख कैसा रहा है, आदमी की शक्ल कैसी है, आदमी कहाँ से आया है, किताब में लिखने से थोड़ी पता चलता है किसी को। अब कई लोगों को रिग्रेट होता है कि मेरे इंटरव्यू में 2 नंबर और आ जाते तो मेरे को ये सर्विस मिल जाती, ठीक है। जो टॉप जो 200-300 लोग हैं उनमें हर में कोई नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 100 रैंक पे कोई आदमी और 50 रैंक पे कोई आदमी है तो उनके बीच में मुश्किल से 10 नंबर का फर्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन 10 नंबर कितने क्रूशियल हैं वो, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी की ये सर्विस होती है RTS, बहुत अच्छी सर्विस है, ठीक है। कौन सी सेवा है, हाँ राजस्थान तहसीलदार सेवा, तो तहसीलदार जी अच्छी पोस्ट है, ये भी उसी एग्जाम से है, और ये जो पोस्ट है SDM वाली ये भी इसी एग्जाम से है। अब इनको इसमें प्रमोशन होने में कई बार 9 साल लग जाते हैं, कई बार 10 साल लग जाते हैं, और अभी हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा या कम लग जाएं। अब ये भी इसी एग्जाम से है, ये भी इसी एग्जाम से है, ठीक है। ये कितनी रैंक पे मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को 30 रैंक पर ये मिला है, ठीक है, और ये कितनी रैंक पे मिल रहा है, 84 रैंक पे मिला है, फॉर एग्जाम्पल लेट से, इस साल का एग्जाम्पल ले लो आप तो, है ना। अब इन दोनों के बीच में मार्क्स का रैंक इतना ही फर्क है, मार्क्स का फर्क मुश्किल से मतलब 10 मार्क्स का फर्क होगा, तो 10 मार्क्स आपको कितने साल पीछे ले गए। ये कभी भी मतलब कोई भी चीज करो तो उसका रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लास्ट में, ठीक है भाई। पाश्चाताप का कोई इलाज नहीं है, आप वापस रिवर्स जाके अपना रिजल्ट चेंज थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई और चीज करनी हो, भविष्य में कुछ करना हो वो आप कर सकते हो, लेकिन पास्ट को आप मिटा नहीं सकते। तो ये 10 मार्क्स आपको 10 साल कॉस्ट कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए अपन डेली 15-20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट मार सकते, ये मोटिवेशन है कि नहीं है, ठीक है। एक ही एग्जाम से आपका प्रमोशन 10 साल बाद में उसी पोस्ट पे हो रहा है, और सिर्फ 10 मार्क्स की वजह से हो रहा है, तो क्यों भाई अपन मेहनत कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें 200-200 मार्क्स के 4 पेपर होंगे, ठीक है, 200 मार्क्स के 4 पेपर होंगे। ठीक है, 200-200 मार्क्स के 4 पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4। 2012 से पहले सिलेबस में ऑप्शनल पेपर भी होता था RS में, वो अब हट गया है, तो अब सब अपन लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं, मतलब सब एक ही जगह हैं हम, ठीक है। तो जो GS1 जो फर्स्ट पेपर है उसमें 3 कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, 3 कंपोनेंट है। पहला उसमें क्या है बताओ, हाँ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास हो गया पहला अपना, है ना, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, दूसरा इसमें जो पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स है। और तीसरा जो है वो पार्ट है, वो 3 छोटे सब्जेक्ट हैं। अब देखो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो, ये पेपर जो है वो 200 नंबर का है, ठीक है। तो मोटा मोटी भी मान के चलो आप 60 नंबर इसको आ गए, मिनिमम 60 नंबर इसको मिल गए, इसको 60 मिल गए, और बाकी 20 का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो जाता है, वो मैं बता दूंगा आपको। इसमें 60 ही रहता है मोटा मोटी, इनमें थोड़ा बहुत 70-70 इस टाइप से कर देता है, 75-75 भी कर देता है। तो ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। हिस्ट्री के अंदर कितनी किताबें पढ़ते हो, ठीक है, कितना इतिहास पढ़ते हो, कितने सालों का इतिहास पढ़ते हो, कितनी पीढ़ियों का इतिहास पढ़ते हो। जैसे भारत के इतिहास के बारे में बात कर लो, ठीक है, भारत का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो,
ठीक है, बहुत पुराने स्टोन एज में ये होता था। फिर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम पीरियड पढ़ते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब उसके बाद में राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो, महाराणा प्रताप के दादा का नाम ये था, उनके वो पिता वो थे, वो मालवा का युद्ध वहां हुआ, वो गागरोन का किला वहां स्थित है। तो कोई भी चीज़ है उसमें कॉस्ट बेनिफिट एक रेशियो एक वर्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पैदल कहीं जिमने जाना है, ठीक है, जिमने जाते हो सब लोग। अब अपने को पता है कि वहाँ पनीर की सब्जी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया लाविश व्यंजन मिलेंगे, तो अपन सोचेंगे कि 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अपने को पता है कि यार वहाँ सामान्य सा खाना मिलेगा जो अपने पीजी में मिल रहा है, खाने से कितने लोग परेशान हो। ठीक है, खाने का थोड़ा ध्यान रखो। न्यूट्रिशन क्या है कि हेल्दी रहोगे ना तो आपकी पढ़ाई में ब्रेक नहीं आएंगे। अब कहीं सामान्य सा खाना मिल रहा है, अपने पीजी जैसा ही मिल रहा है, तो 1.5 किलोमीटर पैदल थोड़ी जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, वो तय करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। भाई आप फॉर एग्जांपल कोई आदमी 5 घंटे पढ़ता है, कोई आदमी 6 घंटे पढ़ता है, कोई आदमी 8 घंटे पढ़ता है। 8 घंटे में आप 16 सब्जेक्ट करने हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जैसे लॉ है, लॉ 20 नंबर का आता है ना, लोग ले आते हैं, लॉ की इतनी बड़ी बड़ी किताबें, बेयर एक्ट, संविधान पढ़ दिया, वो सब जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने पहला पॉइंट ये बताया कि ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। समझ आ रही बात? मेक सेंस? समझ में आई बात? तो ये 8 घंटे कैसे लोकेट करने हैं कि अपन मैक्सिमम वाला पोर्शन कवर कर पाए। ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ा सा साइंस और आर्ट का मिक्स सा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ नॉन टेक्निकल चीजें हैं। अब देखो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आएंगे बहुत सारे ग्राफ, है ना, कोई डेटा आ गया, कोई टेबल आ गई, कोई कुछ आ गया। अपने को उन सब चीजों से रटना वटना है नहीं, अपने को समझना है। और एक बार आप समझ गए ना, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, वो इजीली मतलब इस पोर्शन को कवर कर सकता है। इसमें एक स्पेशल एम्फेसिस में देना चाहूँगा, मतलब GS4 करके एक टॉपिक होता है जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है। ठीक है, तो हालांकि मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इसका भुगतभोगी हूँ, इसलिए मैं आप छोटे भाई बहन हो आप, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, मेरे जो 2018 में कम नंबर रहे तो उसी एक पेपर में ही रहे थे। ठीक है, तो उसका तोड़ है, उसका तोड़ ये है कि जो जड़मती की कहानी सुनी है ना, वो रस्सी आवत जात और वो सिलबट्टे पे भी निशान हो जाते हैं। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है अटेम्प्ट देने में, तो आप पहले दिन से है ना 10-10 पर्यायवाची, 10-10 विलोम शब्द ये करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अंग्रेजी में तुम सब लोग बहुत बड़े धुरंधर हो। ठीक है, तो एक दिन में अंग्रेज बढ़ोगे नहीं, तो उसका भी तोड़ है। देखो, ये 120 नंबर की तो हिंदी आती है। ठीक है, ये तो मातृभाषा है तो आती होगी, और 80 नंबर की आती है अंग्रेजी। तो ये 80 नंबर यार कम नंबर नहीं है। ठीक है, 80 में अगर आप 40, 45, 50 भी लेके आते हो ना, तो आपके लिए एडिशन है। कोई भी युद्ध है, युद्ध मतलब RS को आप एक युद्ध समझो, और कोई भी युद्ध जो है ना बिना स्ट्रेटेजी के नहीं लड़ा जाता। ठीक है, आप ऐसे सिंपली चले नहीं गए युद्ध के अंदर, आपको युद्ध की व्यू रचना समझनी पड़ती है, वरना क्या होगा, अभिमन्यु की तरह बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, अपने को तो पार करना है उसको, अपने को तो अर्जुन बनना है उसका। तो शुरू से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। एक दिन में अंग्रेजी नहीं आएगी, एग्जाम से 10 दिन पहले सोचोगे कि अंग्रेजी आ गई, ऐसा नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6ठी क्लास में अंग्रेजी पहली बार पढ़ी है, और उन लोगों के भी अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ग्रामर सबकी हिंदी मीडियम वालों की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अलग से रूल टेंस वगैरह सब बना के पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा छोटे छोटे पोर्शन आते हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। आप दिन के 10 याद करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम तक आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, और वीकेंड का जो इस्तेमाल है ना, जो वीकेंड आता है उस दिन एक हिंदी में निबंध लिख दो, एक अंग्रेजी में निबंध लिख दो। ये आप कर लो, कोई भी टॉपिक पे कर लो, आपकी जो इच्छा है उस पर कर लो। गाय हमारी माता है, इस पर भी निबंध लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार लिखना चालू कर दो, वो चीज़ बहुत आगे काम आएगी। क्योंकि देखो, अकेला निबंध जो है वो 20 नंबर का आता है हिंदी में। ठीक है, 20 नंबर के ये 3 छोटे सब्जेक्ट आते हैं, और 3 छोटे सब्जेक्ट कितने कितने पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? मेरी बातें सेंस बना रही है ना? तो देखो, एक छोटा सा निबंध आपको 20 नंबर का है, और ये तीनों छोटे सब्जेक्ट मिला के 20 नंबर के हैं। और उसको किसी भी आदमी से आप पूछ लो जो मतलब रहा है, जो एग्जाम में मतलब नहीं पार कर पाया कोई गाइडेंस की वजह से या कुछ, उसने निबंध कितने लिखे होंगे, कितने प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, तो आप रोज तो निबंध लिखने के लिए नहीं बोल रहा, आप हर वीकेंड पे निबंध लिख दो। ठीक है, ये यहां तक बात अपनी होगी।
फिर आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसा मैंने आपको बताया, ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। आपका ज्ञान का मूल्यांकन यहां खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन व्यक्तित्व, बिना ज्ञान के व्यक्तित्व अधूरा है, ठीक है। आप मेरे से पूछोगे भारत का राष्ट्रपति कौन है, अब मैं चाहे कितना ही कॉन्फिडेंट और चाहे मैं कितना ही स्टारबक्स में कॉफी पी के आता हूं, लेकिन मेरे को राष्ट्रपति नहीं पता, तो वो एक बेसिक नॉलेज उसमें चाहिए होती है। तो बेसिक नॉलेज आपकी जो यहाँ बिल्ड हो जाएगी ना, बस वही यहाँ काम आएगी। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी अगर अधिकारी की तरह है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल सकते हो, आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर सकते हो जो आपको घबराहट नहीं होती। आपके सामने कोई सिचुएशन उसने पुट की, भाई कोई आप कहीं के थाना अधिकारी हो और वहाँ दंगे की सिचुएशन आ गई, तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप ही बिल्ड हो जाएंगी। तो अभी आप लोग यहाँ फोकस करो और इसका खाली एक पोर्शन फोकस करो, मैंने जो आपको बताया, थिंक लाइक एन आरएस, बिहेव लाइक एन आरएस, ठीक है। और मतलब जियो, आप आरएस की तरह जियो, ठीक है। उसके लिए कुछ अलग से मतलब अपने को नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर वो चीजें लाओ, अपनी जो ओपिनियंस हैं उनको आप कॉन्फिडेंटली रख पाओ, ठीक है। जहां बैठे हो उस समय का आप सदुपयोग कर पाओ। भाई यहाँ आप एब्सेंट माइंडली बैठे हो, कोई उसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। एक बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बेचारा बनने में बड़ी आनंद आता है, ठीक है। जैसे किताब खोल के बैठे रहेंगे, अब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, घर वाले बोलेंगे बेचारा पढ़ता तो बहुत था, उस बेचारे का कुछ नहीं होता, ठीक है। भाई उनकी सिंपैथी लेने से क्या होता है, अपने को तो अल्टीमेटली आउटपुट चाहिए। और जो जॉब मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव है, यानी वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ओपन है जो मेहनती हैं, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग सिंसियर हैं और जिन लोगों के अंदर पैशन है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन को एक बार छोड़ देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये अलग से तैयारी करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ना, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखो प्रीलिम्स के अंदर आपके जो सिलेक्शन का जो आधार है ना, ये जो 100 नंबर लाना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें करंट के जो क्वेश्चन है ना वो सारे इकोनॉमिक्स से आते हैं। जैसे कोई स्कीम है, जैसे पहले महात्मा गांधी, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो इसका छोटा सा क्वेश्चन आ गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में कितने रुपए तक का इलाज किया जाता है या कितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। छोटा सा स्कीम है, छोटा सा सवाल आ गया, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन दो चीजें होती हैं, यानी एक स्थायी चीज और एक होती है चेंज होने वाली चीज। जैसे करंट अफेयर कोई चीज है ना, आज विश्व के अंदर जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये 2 साल पहले ये वॉर नहीं था, ठीक है। लेकिन जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है ये 1950 में किसी ने बता दिया था। तो दो टाइप की कंसेप्ट है, एक स्टैटिक कंसेप्ट है, एक है करंट, ठीक है। कौन कौन से हैं? स्टैटिक और करंट। स्टैटिक पोर्शन अपन शुरू में अच्छे से कवर कर लेंगे और करंट जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद में फॉर एग्जांपल अपना सिलेबस हो गया, सितंबर में अपना इकोनॉमिक्स सलट गया, उसके बाद में क्या करोगे? कुछ और घटना होती है, अपने नोट्स को अपडेट करते रहो, ठीक है। जब भी कोई चीज रिवाइज करो, कोई नई चीज आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जब 18 में तैयारी कर रहा था तब कौन सा फाइनेंस कमीशन था? 14वां फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन था। उसके बाद में 21 की तैयारी की तब कौन सा आ गया? 15वां आ गया। तो अब वो नोट्स में तो वो 14वां ही लिखा हुआ है, तो उसी के ऊपर स्टक थोड़ी हो सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। और ये अपडेट कहाँ से आएगा? आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब मैं तो ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं किसी न्यूज़पेपर का, एंडोर्स कर दूँ भाई, दैनिक भास्कर पढ़ो, राजस्थान पत्रिका पढ़ो, जो कंफर्टेबल हो वो पढ़ो। उसमें वो नहीं पढ़ना कि दुर्घटना में 4 घायल, सांड नाली में गिरा, वो अपने काम की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अपने को अपनी जो सिलेबस रिलेटेड है वो चीज़ पढ़नी है। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ अपने लिए रिलेवेंट है, कौन सी नहीं है? बताओ, बोलो बोलो, जिसके जो मन में आ रहा है वो बोलो। मतलब मेरे पास न्यूज़पेपर के पेजेस हैं, मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है? बताओ, कोई बताओ। मैडम आप बताओ। और कोई? बढ़िया, गुड, करेक्ट। और कोई और ओपिनियन? अरे बोलो, मतलब खुल के बोलो यार, कोई ऐसा ही। हाँ, करेक्ट करेक्ट। देखो आपके इस जर्नी के लिए आपकी गीता, बाइबल, कुरान एक ही चीज है, वो है आपका
ठीक है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान सब है। इसका प्रिंट आउट अपने सामने रखो, आपको दिमाग के अंदर मतलब एक प्रिंटेड होनी चाहिए कि अपने सिलेबस में ये चीज़ें हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर ये पोर्शन है, 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी के बाद में, इकोनॉमी में ये है, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है। तो कोई भी आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है, फॉर एग्जांपल मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए 7 साल हो गए, लेकिन आप ये सोचो कि न्यूज़पेपर में सुबह क्या आया था और शाम को आपको याद रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आपको रहेगा। आपको याद सिर्फ बॉलीवुड की चटकली जो न्यूज़ होती हैं वो रहेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने को फॉर एग्जांपल इसमें आज का न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल आप मान लो उसमें 10 चीज़ें अपने काम की थी। ठीक है, तो 10 को भी प्रायोरिटाइज करो आप उसमें से ना 8 चीज़ें नोट डाउन कर लो। ठीक है, 8 चीज़ें आप नोट डाउन कर लोगे ना, तो 8 में से आपको फॉर एग्जांपल 50% रिटेंशन मान लेते हैं अपन, 4 चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, 4 चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब प्रीलिम्स में क्या एडवांटेज है, आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन जब अपने सामने रहते हैं तो अपने को चीज़ें याद आ जाती हैं। समझ रहे हो, मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन का कलर कैसा था, ठीक है, आज मैंने दिखा दिया, फिर एग्जाम में एक तो मैं सीधा आपसे पूछ लूँ कि ये पेन का कलर कैसा था, हो सकता है बिना पेन दिखाए कि पेन का कलर कैसा था, तो हो सकता है आपको याद ना रहे। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि पेन का कलर कैसा था, नीला, पीला, काला या नन ऑफ दिस, तो आपको याद आ सकता है यार काला जैसा लग रहा है। ठीक है, या हो सकता है दो में कंफ्यूजन हो। प्रीलिम्स एग्जाम कैसे फाइट करनी है इसकी भी एक अलग से स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। मतलब जैसे 100 नंबर लाने हैं आपको 200 में से, तो आपको जरूरी थोड़ी है कि 100 का 100 आए आपको कॉन्फिडेंटली आए, या हो सकता है 80 का आता है 20 का कैसे कवर करना है, 90 का आता है तो क्या करना है, 100 का आता है तो क्या करना है, 110 का आता है तो क्या करना है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, वो अपन एक अलग पोर्शन में डील करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको 4 चीजें प्रीलिम्स के लिए याद रही, ठीक है, आज का न्यूज़पेपर था, अब इसमें से 2 चीजें आपको मेंस के टाइम भी याद है। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ के आया है? वैसे आजकल तो फोन पे भी, ऐप पे भी चलता है यार। ठीक है, ज्यादा तो मतलब आंखों के ऊपर स्ट्रेस मत डाला करो, उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आज एक वायरस का नाम आपने सुना होगा, सुना है? हाँ, अब ये थोड़ी सी रेलिवेंट न्यूज है, क्यों है? देखो कहीं भी क्वेश्चन आए भाई, जैसे कोई बीमारी फैली, कोई भी समाज है, जैसे अपन है, कोरोना अपने यहाँ हुआ, अपन ने देखा, लाइव एग्जांपल देखा, अपने को प्रैक्टिकल रहना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या रहना है? प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकली सोचना है अपने को। अब ये वायरस है, इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना? जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोई भी बीमारी आती है ना, तो समाज पे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? उसके लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। कोई भी वायरस है, कोई भी बीमारी है भाई, ये आर्थिक प्रभाव भी डालेगी, इकोनॉमिक प्रभाव भी डालेगी, इसके कारण पॉलिटिक्स भी चेंज होगी। हो सकता है वहां से कुछ लोगों को माइग्रेट करना पड़े, या गुजरात से राजस्थान में आया है तो राजस्थान वाले क्या बोलेंगे कि गुजरातियों ने हमारे लिए वायरस छोड़ दिया। इसके सोशल प्रभाव भी होंगे। सोशल प्रभाव क्या होंगे? ये किसको इफेक्ट कर रही है? 15 साल से कम बच्चों को इफेक्ट कर रही है। तो बच्चे समाज का अभिन्न अंग हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, तो वो अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो अपनी अगली जनरेशन स्वस्थ कैसे होगी? तो इस एग्जाम में अपने को मल्टीपल डायमेंशन में सोचना है। ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक आप उठा लो, उसके आर्थिक प्रभाव क्या है, उसके सामाजिक प्रभाव क्या है, उसके राजनीतिक प्रभाव क्या है, उसके अपने विदेश नीति पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों को अपने को रिलेट करना है। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें अपने को आंसर राइटिंग में आएंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं कि परिवहन के 5 साधनों के नाम बताओ। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आरएस में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर और 10 नंबर, ये पता है ना? ठीक है, तो 5 नंबर का मैंने पूछा कि भाई कोई 5 परिवहन के साधनों के नाम बताओ, तो एक आदमी है वो क्या लिखेगा? कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल और बस। ठीक है, दूसरा आदमी है वो उसमें एक को हटा के रेल जोड़ देगा। लेकिन अपने को क्या करना है? मल्टीपल डायमेंशन कवर करने हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? हवाई जहाज, रेल, पानी वाला जहाज, नाव और एक सड़क का। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक अपना आंसर एक होलिस्टिक दिखता है। ठीक है, ये यूपीएससी के, ये यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, एक प्रशासक को एक दृष्टि जो है ना उसकी बड़ी होनी चाहिए। उसका जो व्यू है वो मैक्रो व्यू होना चाहिए। समझ आ रही है? कनेक्टेड फील कर रहे हो? ठीक लग रहा है ना? मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वही बता देना। तो अपने को मैक्रो व्यू रखना है। ठीक है, तो अपन ये सीखेंगे कि कैसे कोई भी आंसर है, कोई भी चीज है, उसको मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाया जाए, और उसके मैं रियल उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
मेरे कुछ आंसर राइटिंग लिखे हुए हैं, मैं अपन स्क्रीनशॉट लगाएंगे, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आप 2 मिनट में सोच लेना, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको मॉडल आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। और लास्ट के जो 15 मिनट होंगे उसमें मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए आंसर राइटिंग के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन दे दूंगा कि भाई 2 नंबर के ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 नंबर के ये आ सकते हैं, 10 नंबर के ये आ सकते हैं। अब जैसे चांद मार वायरस है, अब इसमें अपने को ये नहीं देखना कि कितने लोग अफेक्ट हो गए, कितने हो गए, वो तो मतलब पर डे न्यूज नहीं देखनी, फिर अपने को अपने आप पता चल जाएगा 15 दिन बाद में कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, कैसे असर कर डाल रहा है। अब ये देखो, ये वायरस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपने काम आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से पेपर में है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी कौन से पेपर में है? हाँ, थर्ड में कौन कौन बता रहा है? थर्ड में रेज योर हैंड्स। फर्स्ट पेपर में कौन कौन बता रहा है? सेकंड में कौन कौन बता रहा है? थर्ड में कौन कौन बता रहा है? फोर्थ में? सिलेबस में ही नहीं है, ये कौन बता रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है। चलो गुड, आपको सिलेबस पता है, ठीक है। तुक्का मारा था, पता था? पता था ना, गुड, ठीक है। आज जाते ही सबसे पहले आप सिलेबस देखना खाली, है ना। और एक दिन में सारे टॉपिक याद नहीं होंगे, खाली आज तो सब्जेक्ट देख लेना कौन कौन से हैं। अभी आपकी 3 क्लासेस चल रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की चल रही हैं? पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ, और इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स आज ही चालू हुई है ना, कल क्या था यहाँ इस टाइम पे? अच्छा, 2 ही चल रहे थे, ठीक है। देखो यार, लास्ट क्लास में एक आपकी ऊर्जा को मेंटेन रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है ना। चलो कोई बात नहीं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये वायरस काम आएगा, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन आ गया वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है, या वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनके नाम लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आज के पेपर में था, फॉर एग्जांपल मैं मतलब इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब देखा मैंने आज पेपर। तो अब इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है कि इसको चांदमान वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चांदमारी कोई गांव था, वहां ये पाया गया सबसे पहले। ये अफेक्ट किसको करता है? 15 साल से कम बच्चों को करता है, और ये क्या है? एक वायरस है। बस ये 3 चीजें अपने को याद रखनी है। बाकी उदयपुर के कौन से गांव में इसका पहला केस आया, ये सब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अब कहीं भी क्वेश्चन आया कि एपिडेमिक जो फैल रही है, जो महामारी फैल रही है, उसमें आप कोरोना के साथ अगर ये वायरस का नाम लिखोगे, अभी एग्जाम है, तो आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और वो आधा आधा करके अपने को कितने मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं? केवल 10 नंबर, ऐसे कमाने हैं नंबर, ठीक है। इसी से रैंक बनती है, समझ में आ गई बात। अब अपने को आज जाते ही सिलेबस देख लेना, कल मैं पूछूंगा कि कौन से उसमें है, एक क्विज कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी से है, जैसे अभी बजट अनाउंस हुआ, एक लखपति दीदी करके एक स्कीम है, बार बार आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जो अपने को पता होना चाहिए। या फिर अपना वित्तीय घाटा कितना है, ठीक है, ये जीडीपी अपना कितना है, सकल घरेलू उत्पाद ये कितना है। अब बात आती है बाकी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखो, आपका निबंध आप लिखोगे, मैंने आपको बताया 20 नंबर का तो हिंदी में है और इंग्लिश में भी आता है। तो कोई भी टॉपिक आ गया आपके पास, है ना, कोई भी टॉपिक आ जाए, दहेज आ जाए, राष्ट्रीयकरण आ जाए, निजीकरण आ जाए, कोई भी टॉपिक आपके पास आ जाए, तो उसमें इकोनॉमिक्स का अगर आप तड़का लगा दोगे, 2-4 लाइनें इकोनॉमिक्स में लिखोगे, तो वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे अब एक बात सुनो, जैसे मतलब आईआर है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से पेपर में है? चलो पेपर 1 में है। सेकंड वाले हाथ ऊपर करो, आईआर कौन से पेपर में? पेपर 3, पेपर 4। जिन्होंने हाथ अभी तक ऊपर नहीं किए वो एक बार ऊपर कर लो, एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो, ये पेपर 3 का हिस्सा है। अब जैसे आईआर में भी वही 2 चीजें हैं, क्या है? एक स्टैटिक और दूसरा करंट, एक स्टैटिक और दूसरा करंट। तो स्टैटिक पोर्शन तो जो है भाई, भारत जो ये गुट निरपेक्षता की नीति है, इसका सवाल आ गया, ये सब आ गया। लेकिन करंट में जैसे भाई रूस और रशिया यूक्रेन वॉर है ना, रूस और यूक्रेन वॉर है, इसके भारत पे क्या प्रभाव है,
अब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? आईआर का। हो सकता है पेपर 3 में आ जाए। तो इसके प्रभाव में आप और कौन से प्रभाव लिखोगे? पॉलिटिक हो गए, अपने वहाँ लोग काम करते हैं या नहीं करते, अपने लड़के वहाँ मेडिकल पढ़ने गए हुए हैं, ये सामाजिक प्रभाव हो गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे होगा? अपन वहाँ से कुछ अपने हथियार लेते हैं, अपना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन जो है वो गेहूं का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ, ठीक है? तो गेहूं की किल्लत हो जाएगी, खाद्य पदार्थ की कमी आ जाएगी, समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक पोर्शन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आप तभी लिख पाओगे जब आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। अब इसके कुछ फायदे भी हुए हैं अपनी इकोनॉमी। रशिया ने ये कहा कि आप हमारे से रुपये के अंदर पेट्रोल खरीद सकते हो, डीजल खरीद सकते हो। तो अपन ने कहा कि आपदा में अवसर, सुना हुआ है? क्या है आपदा में अवसर? तो अपन ने ढूंढ लिया भाई इन दोनों की लड़ाई चल रही है, अपन और कहीं से क्यों तेल खरीदें महंगे दामों पे। क्या रहता है, भारत सरकार को अपने पास जो है वो करेंसी क्या है? रुपया। ये सिंबल पता है आपको? ठीक है, यूज करना एग्जाम में, है ना? और डॉलर, ठीक है, ये विश्व की करेंसी है, ठीक है? अमेरिका जो है वो एक वैश्विक महाशक्ति है, चाहे वो आर्थिक टर्म्स में हो, चाहे वो सैन्य टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, ठीक है? क्या है? महाशक्ति है। तो इनकी चलती है भाई। गांव में किसकी चलती है? जो ठाड़ा होता है उसकी चलती है, जो मतलब मजबूत होता है उसकी चलती है। तो विश्व एक क्या है? गांव है, और उसमें किसकी चलती है? डॉलर चलता है। तो अपने को पहले रुपया किस में कन्वर्ट करना होता है? डॉलर में। और तुम्हें पता है कितने रुपए के आसपास होगा डॉलर आज? हाँ 84 के आसपास है, ठीक है? तो अपना 84 रुपए लेके जाते हैं, तब वो क्या देता है? $1 देता है, $1 देता है अपने को। तो अपने को कन्वर्जन में काफी चीजें खर्च करनी पड़ती हैं, ठीक है? और जो ये डॉलर है ये बहुत लिमिटेड है, अब पैसा भी अपने पास लिमिटेड है। तो अपने को रशिया ने ये कहा कि तुम तो रुपए दे दो और हमसे तेल लेके चले जाओ। अपने को क्या लेना था? तेल लेना था, और अपने लिए फायदा हो गया। तो ये छोटे छोटे आर्थिक प्रभाव है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, ठीक है? तो जो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाए, उसके बाद में जो आपको थोड़ा सा बोला जाएगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा आप खुद से देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, तो उससे क्या है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है? क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आएगा कि सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषित करो। ये 12वीं क्लास के बोर्ड का एग्जाम नहीं है अपना, ठीक है? 5 मिनट रुकना है या चलने दो? चल। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये डेवलप होगी तो आपके जो चारों पेपर हैं उस पर एक अच्छी कमांड आएगी, ठीक है? और आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। समझ आ रही है बात? फिर आईआर पेपर 3 में इसका इन्फ्लुएंस आ गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पबेड। अब ये मैं नहीं पूछूंगा कि कौन से पेपर में है, ठीक है? पबेड है जैसे, तो पबेड में क्या है कि आपको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 पेन है, ठीक है? 5 पेन यहाँ रखे हुए हैं। अब आप पूरी क्लास में हो सकता है 10 लोग पेन नहीं लाए हों, लेकिन एक का पीजी जस्ट रूम से बाहर निकलते ही है, एक का 100 मीटर वॉक पे है, एक 200 फीट बाईपास से आता है। तो वो पेन किसको मिलने चाहिए, उसका एलोकेशन कैसे हो? तो आर्थिक नीति की जो है ना अपने को समझ होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो समझ है ये आपको पेपर 3 में भी मदद करेगी, पेपर 2 में भी मदद करेगी, ठीक है? ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन कैसे मदद करेगी? हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज कहाँ हैं, ठीक है? राजस्थान में कौन कौन से खनिज धातु पदार्थ पैदा होते हैं बताओ? हाँ, धात्विक और अधात्विक 2 टाइप के मिनरल होते हैं, ठीक है? तो धात्विक में जैसे कॉपर है, आपका लोहा है ना, ये सब है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है यहाँ भी, ठीक है? पेपर 4 का मैंने रिलेशन बता दिया। इसलिए ये जो क्लास है ये इसकी महत्वता काफी ज्यादा है। सारी क्लासेस की महत्वता है, लेकिन ये छोटा टॉपिक है, अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, आपकी रैंक इंप्रूव करने वाला टॉपिक है, आपको सिलेक्शन दिलाने वाला टॉपिक है, इसलिए ऊर्जा के साथ पढ़ना है, ठीक है? अब बात आती है नेक्स्ट पोर्शन की। अब इतने ही नंबर तक आ गए तो 100 नंबर और ले आए अपन आगे। अब बात आती है इंटरव्यू की। बिना आर्थिक मुद्दों की समझ के इंटरव्यू इनकम्प्लीट है। किसी का भी इंटरव्यू, आप मॉक इंटरव्यू देख लो, चाहे कोई और इंटरव्यू देख लो, किसी से पूछ लो, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ लो, वो आपसे आर्थिक मुद्दे पे पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कोई भी राज्य है, जैसे राजस्थान एक राज्य है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। एज ए प्रशासक आपको उस लिमिटेड पैसे से आपको उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा,
आपको समाज के उन वंचित वर्ग तक उस योजना का लाभ पहुंचाना होगा। ठीक है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेंस में इसी तरीके से लिखोगे कि वंचित वर्ग तक, समाज के जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उस तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो उन सब के लिए आपकी आर्थिक समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ भी काम आएगा। और इन सब के अलावा एक जगह और काम आएगा, वो एग्जाम का पार्ट नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो या डिस्कशन कर रहे हो तो थोड़ा सा होशियार लगना चाहिए, आरएस की तैयारी कर रहे हो आदमी, तो वहाँ भी ये काम आएगा। बड़े बड़े टर्म्स फेंकोगे तो दो चार जो आपके बिना कोचिंग वाले लोग हैं वो, अरे वाह, हाँ बैंकिंग वैंकिंग सब आती है, या कोई बैंक वाला होगा उससे तुम पूछोगे कि क्या रेपो रेट चल रही है, क्या रिवर्स रेपो रेट चल रही है। तो मतलब एक तरीके से आपकी जो दुनियादारी की जो समझ है ना उसको विकसित करने में भी ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मतलब अपना जो सब्जेक्ट है उसकी भूमिका। अब अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जो परीक्षा अपनी है वो है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम, उसका सिलेबस एक बार अपन देखते हैं। एक चीज और है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है ना एक साथ ही होती है, वो अलग अलग नहीं होती। तो कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ टॉपिक्स केवल प्रीलिम्स में मेंस में है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको सिलेबस में हो या नहीं हो वो काम आती है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये अकेला हाथ है शरीर का, तो ये अकेला हाथ काम नहीं कर सकता जब तक इसके साथ और कोऑर्डिनेशन में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ये उंगली है, ये उंगली इस पेन को नहीं पकड़ सकती, ये पेन पकड़ने के लिए साथ में थंब भी चाहिए। तो आपको एक कंसेप्ट समझने के लिए दूसरा कंसेप्ट भी चाहिए। ठीक है, और अपने पास उस सब्जेक्ट की एक होलिस्टिक नॉलेज होगी, एक ओवरव्यू होगा, तो वो समझने में और आसानी रहेगी। वो पीडीएफ लगा दीजिए, पीडीएफ। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले ये सिलेबस आप सबके पास होना चाहिए। ठीक है, कल सब देख के आओगे। ठीक है, मेंस के चारों उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो सब देख के आना, पक्का। अब देखो इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है वो सिंपल लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो, बताओ बताओ। देखो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान पीछे दिख रहा है। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का होता है प्रीलिम्स का पेपर? 200 का। और समय कितना मिलता है? 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे के अंदर अपने को 200 मार्क्स का होना है और इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज, एक दिक्कत और होती है, एक दिक्कत और होती है। 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ना हर बार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं गलत। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पढ़ के गए या इकोनॉमी का कोई टॉपिक, महंगाई अच्छे से पढ़ के चले गए और महंगाई का क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन है गलत, लेकिन अपन तो ये सोचेंगे अपन तो महंगाई पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूंगा, ये क्वेश्चन तो मेरे से होना चाहिए। तो वो जो सोच है ना, वो थोड़ी देर अपनी भावनाओं को अपने को क्या करना है, काबू करना है, अपने को इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। भाई वो क्वेश्चन भी उतने ही नंबर का है, अगला भी उतने ही नंबर का है, अपने को आता है तो जो उससे जो कुश्ती लड़नी है ना वो अपन क्या करेंगे, पेपर खत्म होने के बाद में लड़ लेंगे। अपने को तो सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, समझ आ रही है बात। तो कई बार आदमी वहां टाइम वेस्ट कर देता है। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर मुख्य जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समय है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं, लेकिन आप लोग उनको भी इग्नोर मत करो। ठीक है, इसमें अपने को 50% लेके आने होते हैं। अब इसमें इकोनॉमिक्स का कितना पोर्शन है वो अपन देखते हैं। हाँ, एक
ये वो मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है ना, उसका सिलेबस है। अपना जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो ये है, आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ये है प्रीलिम्स में खाली, ठीक है। जब अपन मेंस की तरफ जाएंगे तो इसमें राजस्थान की इकोनॉमी प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी ये और ऐड हो जाएगी। लेकिन ये जो कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझना आपके दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है, और वो जरूरी भी है। आरएस के अंदर मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप कंप्लीटली छोड़ दो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कुछ कुछ वेटेज है और वो आपको गेम के अंदर और बाहर रखने में डिटरमाइन करती है वो चीजें। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, सबसे पहले अपन इसी को कवर करेंगे सिलेबस में कल से, है ना, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही? अब अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं उसमें सबसे पहले है बजट निर्माण, ठीक है। बजट क्या होता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये पॉलिटी के अंदर भी आप थोड़ा सा पढ़ोगे, ओवरलैप है, ठीक है। आर्टिकल 112 है जिसके तहत ये किया जाता है। अब देखो आर्टिकल याद है पॉलिटी का, इकोनॉमी में यूज करोगे आधा नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा। बात आ रही है समझ में? कहीं भी बजट की बात आए, आर्टिकल 112 लिखा आपने कि अंडर आर्टिकल 112, अंडर आर्टिकल 116 कोई भी चीज है, अंडर आर्टिकल 110, ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं अंडर आर्टिकल 110, धन विधेयक क्या होता है, ठीक है, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ोगे। पॉलिटी कहां तक कवर हो गया? फंडामेंटल राइट्स, आगे जाके पढ़ोगे। तो ये चीजें जब कोट करोगे ना वहां, तो और फायदा अपने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो बजट के अंदर अपन ये देखेंगे कि कैसे बजट बनता है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण अंग होते हैं, बजट कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलता है। अभी रिसेंटली राजस्थान का बजट आया था, उसका भी एक छोटा सा अपन मोनोग्राफ देखेंगे कि इसके अंदर, अब बजट है, बजट का डॉक्यूमेंट तो 200 पेज का आता है, अपने को 200 पेज थोड़ी पढ़ने हैं। ये इतने बड़े सिलेबस का एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, तो अपने को इसी प्रोपोर्शन में इसको पढ़ना है। फिर आया बैंकिंग, ठीक है, बैंक में खाता सबका है, जन धन योजना सबकी है, लेकिन यहां अपने को उन खातों के बारे में नहीं पढ़ना, अपने को कंसेप्ट पढ़ने हैं। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जो रिजर्व बैंक है उसके फंक्शन क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है यहां तक बात? तो ये बैंकिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। एक मॉड्यूल अपना पूरा बैंकिंग के ऊपर रहेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है भाई। अब कोई भी एक अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत क्या है, एक देश है, इसके अंदर सरकार के पास पैसा कहां से आता है बताओ? नहीं, राजस्व तो पैसा ही हो गया, वो आता कहां से है? टैक्स आता है। टैक्स के अलावा और कोई ऑप्शन? भाई आपके पास पैसा कहां कहां से आता है? हाँ, ऋण ले सकते हैं, कोई उधार दे दें, कोई मामा ताऊ फूफा है तो वैसे दे दें, दे देते हैं ना, बुआजी वगैरह मौसी। तो हाँ, बाहर का जो अपने विश्व बैंक है वो अपने को कुछ लोन दे दें, ठीक है, कुछ ग्रांट मिलते हैं अपने को वो दे दें, कुछ भारत सरकार की कंपनीज हैं वो पैसा कमाती हैं। भाई हो सकता है आप कल बूढ़े हो तो आपके बच्चे पैसा कमा के आपको दें, तो भारत सरकार की भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, तो भारत सरकार को क्या करती हैं, पैसा कमा के देती हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो पैसे का अपने को मैनेजमेंट कैसे करना है, वो पैसा आता कहां से है, ये पब्लिक फाइनेंसेस के अंदर वो होगा। एक इंपॉर्टेंट नई चिड़िया जो सिलेबस में अभी ऐड हुई है, जीएसटी। क्या नाम होता है जीएसटी का? है गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये जो दो वर्ड है ना, ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी जो अपनी आर्थिक अवधारणाएं हैं उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स एवं सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा, ठीक है। ये दो टर्म आप बार बार पढ़ोगे। अब थोड़ा सा इसको समझा दूं, समझना चाहोगे? देखो पेन है, ग्लास है, पोडियम है, टेबल है, ये सब क्या है? वस्तुएं, ठीक है। जिन चीजों को आप टच कर सकते हो वो क्या होगी? वस्तुएं। दूसरी तरफ सर्विसेज, आप फोन कर सकते हो, ठीक है, आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है, टच नहीं कर सकते। आपको ट्रांसपोर्टेशन कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये क्या होगी? सेवा हो गई। ये आप किसी पीजी में रह रहे हो, वो रूम आप रेंट कर रहे हो, तो वो आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। आप जो खाना खा रहे हो तो मेस वाला आपकी क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो वो चीज वस्तु होगी या फिर वो क्या होगी? सेवा होगी।
कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम खुद मेरे को एक वस्तु और एक सेवा का नाम बताओ, कोई भी 5 आदमी बता दो फटाफट, हाथ ऊपर करके एक एक बताना। एक वस्तु एक सेवा, हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड। देखो बैंकिंग जो है मैडम ने जैसे बताया वो सेवा हो गई, बैंक आपको सेवा देता है, आपके पैसे रखता है, आपको उधार देता है, ये करता है। बैग एक वस्तु हो गई, बताइए। हाँ ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड। मतलब ये जो आपको कोचिंग दे रहे हैं यहाँ, ये सेवा हो गई, और ये ब्लैक बोर्ड है, ये वस्तु हो गई। हाँ वस्तु हो गई ये, हाँ ये तो बोल दिया इन्होंने। हाँ इतनी सेवा नहीं, और कोई सेवा बताओ। हाँ बस वाला सिलेबस है, आप बताओ भाई, बताओ एक वस्तु का नाम बताओ और एक सेवा का नाम बताओ। हाँ बस तो हो गया, और भी तो सेवाएं हैं यार, आपके बाल काटता है कोई, कोई कपड़े बेचता है, ये सब सेवा हो गई। बीपीओ है, ठीक है, कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर पे फोन करते हो कुछ दुख होता है तो वो क्या है, सेवा हो गई। तो अर्थव्यवस्था के अंदर ये टर्म बार बार आएगा, वस्तु एवं सेवा। अब कोई भी चीज है, सरकार को उस पर राजस्व प्राप्त करना है तो उसके ऊपर क्या लगा देगा, टैक्स। टैक्स मतलब कर। अब कर अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है, आपके ऊपर आय के ऊपर कर लगता है तो उसको क्या बोल देंगे, आय कर, ठीक है। और कोई कौन कौन से कर होते हैं, भूमि के ऊपर कर लगता है तो भूमि कर, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, रेवेन्यू ड्यूटी, ये मतलब बहुत सारे कर होंगे, ये अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये अलग से एक टैक्स है, क्यों अलग से टॉपिक क्यों है बताओ। मैंने बताया 2 टाइप की चीजें होती है सिलेबस में, स्टैटिक और करंट। ये नया नया था, नया नया आया था। उससे पहले कौन सा टैक्स था, जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स का नाम सुना था? हाँ हाँ उनका क्या नाम था, मतलब कोई टैक्स बताओ जो आप देते थे पहले, इसका नाम सुना है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज नई आ गई, हमारे जो संसद है, संसद क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो ये नया कानून बन गया कि आज से देश में कैसी कर व्यवस्था चालू होगी, जीएसटी आधारित कर व्यवस्था चालू होगी। तो जीएसटी अपने आप में एक टॉपिक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, जीएसटी तो इतनी मोटी किताब है, एक सीए बनता है वो पढ़ता है, अपने को इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं है, अपने को क्या करना है, आरएस पास करनी है। तो उसके लिए क्या रेलिवेंट है, एक जीएसटी की काउंसिल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल है भाई, कैसे डिसीजन होते हैं, राज्य देश से कैसे, केंद्र से कैसे पैसा लेता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब तुम पॉलिटी पढ़ लोगे तो तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, राज्य क्या होता है, केंद्र क्या होता है। तो मैं अगर केंद्र बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मोदी जी, अगर मैं राज्य बोलूंगा तो क्या समझ में आ जाएगा, भजन लाल जी, ठीक है। तो ये मेंटली अपने को रखना है। फिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, क्यों जरूरी है राष्ट्रीय आय की गणना। अपन बोलते हैं कोई यूरोप जाके आ रहा है, कोई दुबई घूम के आ रहा है, कोई अमेरिका जाके आ रहा है, क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, वहां क्या है, ऐश है, हर बहुत पॉश इंफ्रास्ट्रक्चर है, लग्जरी गाड़ियां चलती हैं, कोई बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, कोई ऑडी में घूम रहा है, अपन यहाँ रिक्शा ढूंढ रहे हैं। तो ये किस चीज का फर्क है भाई, पैसे का ही फर्क है। मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दूं, तुम भी अगले दिन मर्सिडीज लेके आओगे, समझ रहे हो बात। तो जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, क्या टर्म यूज किए, विकसित और विकासशील, ये बार बार काम आएगा, ठीक है। तो विकसित देश और विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड जो नेशंस हैं, उनके अंदर जो फर्क है वो किस चीज का फर्क है, आय का, पैसे का, ठीक है। तो अब आय से बहुत सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। राज्य के नागरिकों के लिए, अब हमारे जो राज्य है उसके लिए एक टर्म यूज करते थे पहले, क्या यूज करते थे, बीमारू। बीमारू राज्य के श्रेणी में हमारा राज्य आता था, क्यों आता था, हर दूसरे साल अकाल पड़ जाता था। हमारा राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में है, ठीक है, बारिश होती नहीं थी। हमारे यहाँ धात्विक जो खनिज है ना वो कम मिलते हैं, ठीक है। विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन, क्यों बीमारों की श्रेणी में आते थे। तो अगर अपने पास पैसे नहीं होंगे तो उस चीजों से क्या क्या
प्रभावित होगा वो सोचो। शिक्षा का स्तर कम होगा, स्वास्थ्य का स्तर कम होगा, स्वास्थ्य कम होगा तो स्वास्थ्य का स्तर कम होगा, स्वास्थ्य का स्तर कम होगा तो वो जो जनरेशन है वो आगे जाके एक हेल्दी जनरेशन नहीं बन पाएगी। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कोई भी आदमी कितने साल जिंदा रहेगा, ये उसके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? तो ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। ये किस चीज पे आधारित है? आय पे। इसलिए ये एक टॉपिक है अपने उसमें। तो बीमारों में कौन कौन से राज्य आते थे पहले? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे राज्य मतलब इसके अंदर इंक्लूड होते थे। अब धीरे धीरे हम लोग इसको, इस जो श्रेणी है उससे हम धीरे धीरे बाहर निकले हैं, ठीक है? और बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है। आप जैसे जो युवा प्रतिभावान लोग हैं वो इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है? तो ये कंसेप्ट हो गया राष्ट्रीय आय का, ठीक है? समझ में आ रही बात? क्या होता है विकसित और, ठीक है? एक है समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान। देखो चीजों, जो जितनी भी चीजें हैं सबका अपने को आधारभूत ज्ञान ही चाहिए। आधारभूत का मतलब होता है बेसिक नॉलेज, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था अपने को डेप्थ नहीं चाहिए, अपने को ब्रेथ चाहिए, अपने को कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अपने को उसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है? अब भारत जो देश है वो मैं बोलूं कि 10% हर साल की दर से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, ठीक है? यानी मेरी जेब में अभी 100 रुपए हैं तो अगले साल मेरी जेब में कितने रुपए होंगे? 110। अब क्या हर भारत के नागरिक के पास 100 का 110 हो रहा है? नहीं हो रहा। भाई कोई गरीब आदमी है, वो पिछले साल भी गरीबी था, इस साल भी गरीबी है। और मुकेश अंबानी जी लास्ट टाइम एशिया में 5वां नंबर था, इस बार दूसरा आ गया, पहला आ गया, ठीक है? तो जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो वृद्धि है और जो विकास है, उसके अंदर क्या फर्क है वो हम समझेंगे। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले कल यही समझ लेंगे, ठीक है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, कैसे करते हैं। तो एक टॉपिक कल अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में, ठीक है? उसके बारे में क्या क्या पढ़ोगे बताओ? देखो एक होता है HDI, ये नोट कर लो, कल पढ़ना है अपने को, है ना? कल पढ़ के आना पहले से। टॉपिक का नाम है समृद्धि एवं विकास। दिख रहा है ना पीछे तक? समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ? ठीक है, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको अवधारणा पढ़नी है कि विकास क्या होता है, ये कैसे होता है। तो एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक होता है भ्रष्टाचार सूचनांक होता है एक, ठीक है? करप्शन इंडेक्स होता है। भ्रष्टाचार सूचनांक क्या होता है? भ्रष्टाचार सूचनांक। देखो इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज है ना, उसको देखने के लिए सूचनांक यूज करते हैं। भाई आज कितना टेम्परेचर है, अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। वो एक सूचनांक हो गया कि आज गर्मी ज्यादा है या कल गर्मी ज्यादा है। तो आज प्रगति ज्यादा है या फिर कल प्रगति ज्यादा होगी, या हम प्रगति कैसे कर रहे हैं, इसके लिए क्या यूज होता है? सूचनांक। और कोई भी मेंस का अगर आंसर अपन लिख रहे हैं और उसमें अपन सूचनांक बताएं कि मानव संसाधन विकास सूचनांक में भारत का ये स्थान है और लास्ट ईयर ये स्थान था, तो उसमें आधा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया मानव संसाधन विकास सूचनांक, दूसरा भ्रष्टाचार सूचनांक, एक होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है? ये हो गया। एक हो गया पर कैपिटा इनकम। क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, ठीक है? अब ये सारे टर्म्स मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि जो कंसेप्ट समझने के लिए ये चीजें थोड़ी थोड़ी देख लेना, मतलब अपन कहां स्टैंड कर रहे हैं, भारत की पोजीशन क्या है, अपने को इसकी जरूरत क्या है। क्लियर है? करके आ जाओगे? ठीक।
ठीक है। फिर है लेखांकन, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? लेखांकन। उसकी अवधारणा मैंने क्या बताया आपको, पीएचडी नहीं करनी है, बेसिक अपने को पता होना चाहिए कैसे लेखांकन उपकरण, मतलब कैसे अपने को करनी है, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रशासन में उपयोग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपन क्या बनने जा रहे हैं? प्रशासक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, शेयर मार्केट का नाम सुनते हो, ठीक है। निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है। कोई शेयर बढ़ गया, कोई शेयर घट गया, स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया, आज नीचे गया। अब यहां भी अपने को जो अपनी दलाल स्ट्रीट है उसका अपने को बिग बुल नहीं बनना, अपने को खाली अपने को आरएस एग्जाम क्लियर करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है मतलब अपने को, ठीक है। तो अपन ये नहीं सीखेंगे कि मेरे को भी नहीं पता भाई कौन सा शेयर ऊपर जाता है कौन सा शेयर नीचे जाता है, बट मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे शेयर मार्केट ऑपरेट होती है, शेयर मार्केट का कंसेप्ट क्या है, प्राइमरी इशू क्या है, सेकेंडरी इशू क्या है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। फिर है राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, ठीक है। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, भाई पैसा जो सरकार के पास आ रहा है उसको कैसे खर्च करना है, राजकोष को कैसे बना के रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से करता हूं, सरकार को हम टैक्स देते हैं, आयकर टैक्स देते हैं, ठीक है, हमारी इनकम होती है, टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी पिछले साल कुछ इनकम हुई, मेरे को इस साल उसके ऊपर टैक्स देना है। अब मैं ढीठ हूं, है ना, मैंने वो टैक्स जमा नहीं किया तो सरकार के पास वो टैक्स नहीं गया। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे कर लें कि हम टैक्स अभी नहीं देंगे, और जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो सरकार के विकास के कार्य हो रहे हैं, जैसे सड़क बन रही है, पीडब्ल्यूडी पीडीएस के थ्रू आपको राशन मिल रहा है, तो इन सब पे सरकार का लगातार खर्चा है। यानी इसको ऐसा समझो, ये क्या है, मटका है एक, ठीक है। और मटके के एक अपन ने ठोठी लगा दी, ठीक है, नल लगा दिया एक। अब इसके अंदर पैसा आता है, ठीक है, मनी आती है, और ये मनी यहां से निकल रही है, विभिन्न योजनाओं में निकल रही है। समझ आ गई बात? अब पैसा कहां से आता है? टैक्स आपने बताया, टैक्स है, लोन है, इन सब चीजों से आ रहा है। इधर निकल कहां से रहा है? सरकार के कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, जैसे सड़क बन रही है, रेल बन रही है, पुल बन रहा है। समझ आ रही बात? समझ आ रही है ना? दूसरा सैलरी, वेतन। जब अपन नोट्स बनाएंगे तो और अच्छे से लिखेंगे, है ना। तो तुम मेरे को ये बताओ, नोट्स कैसे चाहते हो? मतलब मैं आपको डिक्टेट करके बताऊं, या फिर मैं आपको ओवरव्यू लिखवा दूं क्लास में, या फिर आपको हैंडआउट दे दूं, क्या चाहते हो? लिखवा दूं? ठीक है, तो टॉपिक के साथ साथ मैं नोट्स भी लिखवा दूंगा आपको ना, साथ साथ ही चलता रहेगा। और तुम्हारे जो डाउट हो यार तुरंत पूछो, तुम एक भी डाउट नहीं पूछ रहे, सारा समझ में आ रहा है? चलो कोई नहीं, आज तो अपन बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल टैक्स देने वाले लोगों ने अचानक टैक्स नहीं दिया, मतलब या फिर हो सकता है एक क्वार्टर में टैक्स नहीं दिया, अब ये लोग रुकेंगे क्या? विकास कार्य रुक सकता है, सड़क का काम रुक सकता है, वेतन का काम रुक सकता है, भाई सरकारी कर्मचारी तो हड़ताल पे आ जाएंगे, महीने वाले दिन पैसे नहीं आए तो उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं वो ये इस चीज में पढ़ेंगे, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां। फिर सब्सिडी आती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली, ठीक है। हमारे देश के अंदर 1/3 लोग गरीबी रेखा से नीचे यापन करते हैं, ठीक है। उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, अपने को बहुत सारी चीजें जैसे खाना है, मकान चीज है, ये सारी चीजें अपने को कम रेट पे देनी पड़ती हैं, कम रेट पर उपलब्ध करानी पड़ती हैं। भाई सरकार कोई दुकान नहीं है कि उसको खाली पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। हम कैसे राज्य हैं? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, एक शब्द सुना होगा, लोकतांत्रिक तो हैं, कल्याणकारी राज्य हैं। हमारी अवधारणा क्या है? कोई पीछे नहीं रहे, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको एक जैसे अधिकार हैं। समझ आ रही बात? हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको एक जैसे अधिकार हैं। एक वोट आपका है,
मुकेश अंबानी जी का भी एक ही वोट है, बिरला जी का भी एक ही वोट है, और कोई और व्यक्ति है उसका भी एक ही वोट है, ठीक है। लेकिन हमारे राज्य की जिम्मेदारी है, हम कल्याणकारी राज्य हैं, हम कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। भारत सरकार क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो कल्याणकारी राज्य होने के कारण भारत सरकार को बहुत सारी चीजें जनता तक पहुंचानी पड़ती हैं, ठीक है। वो किसके माध्यम से पहुंचाई जाती हैं, लोक वितरण प्रणाली, ठीक है। कोई आदमी है वो बाजार से गेहूं खरीद के लाए तो कितने रुपए लगते हैं गेहूं खरीदने के, भाई हो सकता है 20 रुपए किलो, 26 रुपए किलो। आप और हाई फाई स्टोर में जाओगे, रिलायंस स्टोर में जाओगे तो हो सकता है वो 30 रुपए किलो आ जाए, और हाई फाई में जाओगे वही चपाती ताज होटल में खाना खाओगे तो वो एक चपाती 400 रुपए की आ जाएगी। लेकिन सरकार उसको कम दाम पर उपलब्ध करवाती है अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लोक वितरण प्रणाली। और कम रेट पर उपलब्ध कराने को क्या बोलते हैं, सब्सिडी। तो हम ये देखेंगे कि क्या चीज सब्सिडाइज्ड है, क्या चीज सब्सिडाइज्ड नहीं है। हाँ हाँ, कितने बजे तक है क्लास, 8 बजे तक बताया क्या, ठीक है। अपन 10 मिनट में छोड़ देंगे, मतलब ये प्रीलिम्स का अपन सिलेबस देख लेते हैं एक बार, है ना। तो चीजें समझ में आ गई, ये पढ़ना क्यों है, मतलब सिलेबस जानने के साथ साथ ये भी जानना है कि ये पढ़ना क्यों है, ताकि अपने को उस चीज की मोटिवेशन हो, उस चीज की फील आए कि भाई ये जानना क्यों जरूरी है। वरना तो धरती पे बहुत सारी चीजें हैं, सब थोड़ी जान पाएंगे अपन। नेक्स्ट है ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डेली पैकेट आ रहे हैं सब लोगों के, है ना। तो ये मॉडर्न सिलेबस है, तो मॉडर्न चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब हर व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, सभी लोग ऑर्डर करते हो कि नहीं करते हो, कौन कौन ऑनलाइन ऑर्डर किया आज तक, कौन कौन नहीं किए, अच्छा अभी तक नहीं किया। हाँ, तो ये ई कॉमर्स एक नई चीज है, जैसे जीएसटी मैंने बताया कि नई चीज है, तो उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारी और चीजें भी हो रही हैं। तो ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसके आर्थिक परिदृश्य कैसे हैं, आगे उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। एक ये भी चीज याद रखना, जैसे कोई भी आप आंसर लिखते हो, है ना, तो आपकी जो सोच है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आप सकारात्मक होने चाहिए। मतलब खराब से खराब चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास निबंध आया कि भारत में भ्रष्टाचार, तो ऐसे नहीं लिखना कि ट्रेन में टीटी से लेके ट्रैफिक पुलिस वाले तक भारत पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने को लास्ट में एक आशा की किरण भी दिखानी है। आशा की किरण कैसे दिखानी है, अपन एक सकारात्मक नोट पे कोई भी आंसर है उसको खत्म करना है कि चूंकि भारत के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई त्वरित कार्रवाइयां, ठीक है, अवेयर सिटीजन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आगे भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में देश भ्रष्टाचार उन्मूलन की ओर बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि एक सकारात्मकता आती है, भाई आप सरकार का हिस्सा हो, अब सरकार का हिस्सा हो गया, आप ही सरकार को क्रिटिसाइज करो, सरकार खराब है, सरकार ये है, तो वो चीजें ठीक नहीं है ना, फिर लोग क्या बोलेंगे, है ना। ई कॉमर्स हो गया, एक हो गया मुद्रास्फीति अवधारणा प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र। भाई जैसे रुपया गिर रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले आप बोल रहे हो 85 रुपए हो गए, तो कैसे कंट्रोल होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर है आर्थिक विकास एवं आयोजन। आयोजन मतलब प्लानिंग, आप कैसे प्लान करते हो चीजों को, कोई भी स्कीम है उसका बेनिफिशियरी किसको होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं, तो सबको 2 रुपए किलो गेहूं थोड़ी दे दे सरकार, पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो। तो वो जो प्लानिंग है वो इसके अंदर आती है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जैसे मैंने पूछा कितने लोग गांव से हो, तो गांव में मुख्य स्रोत क्या है, कृषि, तो इसलिए कृषि पढ़ना जरूरी है। शहरों में सबसे ज्यादा क्या है, उद्योग, और विकसित और दूसरा विकसित और हाँ, उन देशों में सेवा सेक्टर जो है ना उसका बहुत फर्क है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि कैसे है ना, क्या ग्राफ है। व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, उनके मुद्दे, ठीक है, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उदारीकरण, आपने सुना होगा 1993 में भारत सरकार का सब कुछ गिरवी रखना पड़ा, हमें हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई। मनमोहन सिंह जी और उनकी टीम ने उस समय बहुत सारे चीजें की, उनको उदारीकरण की नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्विकीकरण कैसे हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास। देखो कोई भी देश है, कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी चीज है,
मानव से ऊपर कोई नहीं है भाई। आदमी खुश नहीं है तो अपन पैसे कमा के क्या करेंगे? आप घर का एग्जाम्पल ले लो, घर में कोई बीमार है और आपको बोले कि 1 करोड़ रुपए रख लो, तो वो खुशी नहीं होगी ना। अपने को मानव का विकास करना है, ठीक है, लोग पढ़ाई अच्छी करें, लोग अच्छे स्वस्थ रहें, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो खुशहाल रहे। देखो पैसा अपनी जगह है, खुशी अपनी जगह है। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करती है सरकार, कैसे सबको साथ लेके चलना है। और ये आपके अंदर बेसिक थॉट होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी आंसर लिखोगे, ये चीज़ें आपके बैकग्राउंड में है ना, तो आंसर को अपने आप प्रभावी बनाएंगी। आप उसको मानव संसाधन ओरिएंटेड लिखोगे। अब महात्मा गांधी हैं, आप उनको कहाँ पढ़ोगे? एथिक्स में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? एथिक्स में। लेकिन उनके कोट यहाँ काम आएंगे। महात्मा गांधी का एक तिलिस्मा है कि जब कभी भी आप इस कंफ्यूजन में हो कि ये सही है या नहीं है, तो अंतिम छोर पर जो खड़ा है उस व्यक्ति को देख लो। अर्थव्यवस्था जो भारत की है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वो भी इसी चीज पर बेस्ड है। तो ऐसे दो चीजों को कनेक्ट करना है। अब ये पॉलिटी का कंसेप्ट है कल्याणकारी राज्य, अंतिम छोर पर बैठा वाला व्यक्ति एथिक्स का कंसेप्ट है, और अपन यूज क्या कर रहे हैं यहां। अब वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये मैंने बता दिया आपको, एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, ये भी पढ़ लेना कल पढ़ना हो तो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये भी वर्ड लिख दो। गरीबी एवं बेरोजगारी, भाई आप प्रशासक बनोगे तो आप गरीबी भी हटाओगे, आप रोजगार के भी नए साधन लाओगे, तो इन सब चीजों के बारे में भी अपन देखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। जब तक देश का, भाई आपका मोहल्ला है, एक परिवार दुखी है तो बाकी सब त्योहार थोड़ी मनाते हो, सब साथ देते हैं ना, तो सबको साथ लेके अपने को चलना है। तो जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर तबका है, उसके लिए सरकार क्या योजनाएं लेके आई है, उन सब योजनाओं के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। और वो वैसे पता होना चाहिए, भाई आप पढ़े लिखे हो, आपको प्रिविलेज मिला अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, अच्छी परवरिश का, तो आप गांव में गए, किसी ने पूछा कि भाई हमारे लिए क्या स्कीम है या फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीके से आपकी जनरल अवेयरनेस प्लस आप एज ए नागरिक आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसमें है कि अर्थव्यवस्था का वृत्त परिदृश्य, मतलब एक बड़ा कैनवास, भाई सरकार घाटे में है, सरकार फायदे में है, क्या सरकार का चल रहा है वो अपने को देखना है। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, ये यहाँ भी देखने हैं, यहाँ भी देखने हैं। समृद्धि विकास एवं आयोजना, मैंने बताया ग्रोथ, और कल अपन ये देख ही रहे हैं। उसके बाद में आधारभूत संरचना एवं संसाधन। देखो कोई भी राज्य है, अब पहले क्या है कि कोई भी दूसरे राज्य में जाते थे आप, तो हरियाणा वाले जैसे राजस्थान में आते थे, तो जो ही राजस्थान में स्टार्ट होता था, सड़कें टूटी थी, गड्ढे हो रखे थे, तो वो बोलते थे कि हरियाणा से जब राजस्थान में आते हैं तो हमें पता चल जाता है, झटके लगने लग जाते हैं, गाड़ी की स्पीड धीरे करनी पड़ जाती है। सुना था ये? सुना था सबने? अब मतलब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ये आधारभूत जो संरचना है ना, उसके अंदर आता है, सड़क है, बिजली है। अब देखो अपन राजधानी के अंदर बैठे हैं, फिर भी यहाँ बिजली की कटौती होती है, आपके पीजी वगैरह में बिजली जाती है। तो एक बड़े जो शहर है उसके अंदर बिजली जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। तो अपन, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचाएं, अच्छी सड़क कैसे दें, अच्छे। अब फॉर एग्जांपल गोपालपुरा पुलिया है, पहले जब ये पुलिया नहीं था तो इतना जाम लगता था, अब ये पुलिया बन गया। तो ये सारी चीजें क्या है कि डायनेमिक है, ठीक है, ये चीजें बदलाव की तरफ आकर्षित करती है। यही विकास की सूचक है, ठीक है। विकास हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छी रोड बन रही है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख विकास परियोजनाएं, एक शब्द आपने बहुत सारा सुना होगा इन दिनों, ERCP, सुना है? क्या है? हाँ, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, प्रमुख विकास परियोजनाओं में ये क्वेश्चन आएगा। ये RS मेंस में ना 2 बार क्वेश्चन आ चुका है सेम, ठीक है। मैं पहले तुम्हें टॉपिक कराऊंगा, फिर बताऊंगा भी कि मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये क्यों आया, क्योंकि लगातार न्यूज में था ये, ठीक है। और राजस्थान के लगभग 12-13 जिले इससे प्रभावित हैं, ठीक है। तो राजस्थान इतना बड़ा एरिया इससे प्रभावित है। फिर राजस्थान सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, इनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं। हर बजट में लोगों की निगाह रहती है कि इस बार कौन सी बजट आई, सौर ग्राम की कुछ योजना आई, ये कुछ योजना आई, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी सिलेबस हो गया। क्लियर है?
फिर अपन नेक्स्ट जो सिलेबस है ना, उसको मेंस का सिलेबस है उसको बाद में देखेंगे अपन, है ना। अभी 2 मिनट रुको, खाली 2 मिनट रुक जाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो मैं समराइज कर देता हूँ आज अपन ने क्या देखा। देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि कुछ की कंसेप्ट हैं, मतलब एक दिन में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली दूसरी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं समझना है, अपने को इंटरकनेक्ट करना है। ये चीज़ वहाँ यूज़ करनी है, वो दूसरी चीज़ कहीं और यूज़ करनी है। एथिक्स को इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ करना है, इकोनॉमी को निबंध में कैसे यूज़ करना है, इकोनॉमी को आईआर में कैसे यूज़ करना है। तो इस हिसाब से अपने को होलिस्टिकली समझना है इस चीज़ को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज़ ये है कि अपन इस कोर्स को कैसे रन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपको एग्जाम पास करनी है, तो अपन टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक पढ़ने के बाद में अपन यही नोट्स डिक्टेट कर लेंगे। आंसर राइटिंग पे ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो अलग से आंसर राइटिंग सेशन भी अपन रख लेंगे महीने भर का सिलेबस होने के बाद में। डेली मतलब अपन वीकली मतलब 2 क्लासेस आंसर राइटिंग की रख ली, इस टाइप से अपन कर लेंगे। अब आप लोगों का क्या सुझाव है फाइनली एक बार बता दो, फिर आप जा सकते हो। कुछ है तो बताओ, कुछ और आप चाहते हो कि ऐसा कर लो या फिर इस तरीके से हमें पढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ, कंबाइंड। हाँ हाँ, वैसे भी जैसे देखो ये सारी चीजें आप जो ही प्रैक्टिस में आओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्री और मेंस का कुछ अलग नहीं होता, वही बेसिक कंसेप्ट है भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रीलिम्स में भी वही रहेगा, मेंस में भी वही रहेगा। प्रीलिम्स में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो वो अपन अलग से डील कर लेंगे। बहुत लंबा खिंच गया क्या? हाँ हाँ, और कल अपन थोड़ा सा मेंस का एक बार सिलेबस देख लेंगे और वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अपनी अवधारणा है उसके बारे में देख लेंगे। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आओ, जोर से पढ़ोगे कि नहीं, है ना। जोर लगाओ यार, एक अटेम्प्ट में सबका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस रखो, दूसरों के अंदर भी कॉन्फिडेंस जगाओ और अच्छे बैच की तरह रहो, ठीक है। चलो गुड नाइट।